ठीक है, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। सी तुम ये कह सकते हो कि ये पहले आया वो पहले आया, ये डिबेटेबल हो सकता है, ठीक है, लेकिन यूँ समझो कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है दैट वाज एस्टैब्लिश कंप्लीटली। ठीक, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताते हैं। लाइक आइंस्टाइन गेव दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन, ही डिड नॉट ऑब्जर्व इट, इट वाज ऑब्जर्व्ड वे बिफोर हिम, और एक्सप्लेन नहीं था कि दिस फिनोमेना वाज देयर बट नोबडी वाज एबल टू एक्सप्लेन इट, बट यूजिंग द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आइंस्टाइन वाज एबल टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो ये है क्या, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से वी हैव अ ट्यूब ओवर हियर। ठीक है, लेट्स से वी हैव अ ट्यूब ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पर इसके जैसे कैथोड रे ट्यूब था ना, उसके जैसे कुछ हाल है, लेकिन एग्जैक्टली कैथोड रे ट्यूब नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, ये ट्यूब है और यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया है। ठीक है, तो अच्छा, दिस इज अ प्लेट, मेटल प्लेट। ठीक, और नाउ व्हाट वी डिड इज वी इंसिडेंट ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में आ गया। हुआ क्या कि जैसे ही एक सूटेबल एनर्जी वाली वेव या रेडिएशन इस प्लेट के ऊपर पड़ा तो ये बल्ब ग्लो करने लग गया। अब ग्लो करने लगा, इसका मतलब क्या हुआ, दैट करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। अब करंट तुम्हें पता है मेटालिक कंडक्टर्स में करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। इसका मतलब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले और वो इस डायरेक्शन में चले गए, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में गए हैं तो पॉजिटिव ये हुआ और ये इसको नेगेटिव कहा जाएगा, है ना। और हम कह सकते हैं कि दैट देयर वाज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकले और ये क्या है, यहाँ पे ये न्यू वेव है, बेसिकली फोटॉन्स हैं। ठीक, फोटॉन्स हो गए, न्यू, लैम्डा, ईपी, ये तीनों उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई या इंफॉर्मेशन हो गई इसके बारे में। नाउ वी हैव करंट इन दिस सर्किट दैट इज कॉल्ड आई पी। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। ठीक, तो इसमें दोबारा से बोल रहा हूँ, एक ऐसी काइंड ऑफ एक ट्यूब है, इसमें दो प्लेट्स लगी हुई है। ठीक है, इनको कनेक्ट किया गया एक बल्ब से। जैसे ही हमने एक सूटेबल एनर्जी वाली, सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली, वेवलेंथ वाली रेडिएशन इस पर फेंकी तो ये बल्ब ग्लो करने लगा। बल्ब ग्लो करने लगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसमें बह रहे होंगे। मतलब ये हुआ कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पर इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले और इस प्लेट पे आ गए एंड द सर्किट वाज कंप्लीटेड। तो धीमे धीमे ऐसे घूम के द होल करंट वाज फ्लोइंग। ठीक है, गॉट इट। तो दिस इज कॉल्ड अ फोटो सेल, दिस इज कॉल्ड अ फोटो सेल। इसको फोटो सेल कहते हैं भाई। फोटो सेल क्यों कहते हैं? सेल मतलब जैसे बैटरी, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, इट इज प्रोवाइडिंग एनर्जी ड्यू टू द लाइट फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, कैलकुलेटर्स होते हैं ना, कैलकुलेटर्स जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं या फिर इनफैक्ट थोड़े बड़े वाले कैलकुलेटर्स होते हैं, किसी बड़ी दुकान पे देखा होगा कि वो दे कैलकुलेट, तो वहाँ पे एक छोटा सा उसमें सिलिकन, क्या कहते हैं, सिलिकन का सेल जो फोटो सेल होता है वो लगा हुआ होता है। ठीक, तो उसकी जो उससे जो एनर्जी निकल रही है, जो उससे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बेसिस पे वो दैट डिवाइस इज वर्किंग। तो सेम वे दिस इज अ फोटो सेल। ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस करंट को हम कहते हैं फोटो करंट। ठीक है जी, और फोटॉन से ये हो रहा है, और इस पूरे के पूरे जो जिस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड फोटो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रिंसिपल इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ठीक है जी। तो ये सिंपल सी चीज़ हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, एक एक करके सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके नीचे ही डेफिनेशन के लिखो द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल when a radiation of suitable energy or frequency falls on it। ठीक है, तो ये emission of electron जो है ना, क्योंकि इसके ऊपर कोई इनफ एनर्जी वाली वेव गिर रही है या रेडिएशन गिर रहा है, ये पूरा फिनोमिना जो होता है इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। नाउ राइट फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिखो, द इलेक्ट्रॉन्स emitted due to the
phenomena of photoelectric effect, phenomena of photoelectric effect are called photoelectrons. और photocurrent के लिए लिखो the current flowing in the circuit is called photocurrent. ठीक है. Now we told you कि भाई इसमें क्या, इसके बारे में जो तुम्हारे एनसीईआरटी में कहानी है वो क्या है कि बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि शायद इट वाज सोडियम प्लेट या किसी एक पर्टिकुलर मेटल की थी, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा मेटल था, उसके ऊपर क्या किया, रेड कलर की लाइट को इंसिडेंट किया गया. तो रेड कलर की लाइट को इंसिडेंट किया गया तो नो दिस बल्ब डिड नॉट ग्लो. ठीक है, बल्ब ग्लो नहीं किया. फिर धीमे धीमे हमने उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई कि भाई क्या पता इंटेंसिटी बढ़ाने से वो एमिट हो जाए या कोई करंट बहने लगे. तो इंटेंसिटी बहुत बढ़ाने पर भी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज ऑब्जर्व्ड. तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि देखो, अच्छा ठीक है ये समझो, ये पहला ऑब्जर्वेशन है. सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा चलो यार इसको हटाओ, दूसरी वाली कोई लाइट को हम ट्राई करते हैं. तो दे टुक अनदर येलो मोनोक्रोमैटिक लाइट और उससे उसको उन्होंने इंसिडेंट किया इसके ऊपर, इसी सेम प्लेट के ऊपर. तो उसकी मिनिमम मतलब थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी होते हुए भी दिस बल्ब ग्लो, ये बल्ब ग्लो कर गया. इसका मतलब क्या हुआ कि दैट मीन्स कि ये जो येलो वाली है इसके बारे में काम कर रहा है, रेड वाली में काम नहीं कर रहा. और अगर हम ध्यान से देखें तो विबग्योर में y यहाँ कहीं पे आता है, विच इज़ इन दिस डायरेक्शन. जो न्यू होता है वो इंक्रीज करता है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो या न्यू y इज ग्रेटर देन न्यू r. ठीक है. और तुम्हें पता है कि जो एनर्जी होती है किसी भी रेडिएशन की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब इसकी एनर्जी जो होगी EPy विल बी ग्रेटर देन EPr, है ना. तो हम ये देख सकते हैं कि एक एनर्जी से कम अगर एनर्जी रही रेडिएशन की तो ये इफेक्ट नहीं देखा गया, एक एनर्जी से ज़्यादा रही तो ये इफेक्ट देखा गया. ठीक है, ये इफेक्ट देखा गया. तो इससे मतलब ये पता चला हमको कि देयर इज सम मिनिमम एनर्जी, yes there is some minimum frequency below which this effect will not be observed. तो ठीक है, इसमें लिखो there is a minimum energy of the radiation must have a minimum energy, the radiation must have a minimum energy for this phenomena to be observed, ठीक है. और इसमें लिखो this minimum energy depends on the metal and is called the work function of the metal. ठीक है. तो इसमें इसकी वर्क फंक्शन की डेफिनेशन लिखो. ठीक है, वर्क फंक्शन एक ये फंडा समझ में आ गया ना कि मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, दैट पर्टिकुलर हर मेटल की अलग होगी. तो किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए जो मिनिमम एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल. ठीक. तो इसमें इसकी डेफिनेशन लिखो. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द metal is known as the work function of that metal. तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं? ठीक है भाई, वर्क फंक्शन हम डिनोट किससे करते हैं? फाई से. वर्क फंक्शन हम डिनोट करते हैं फाई से. ठीक है जी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वही जो पहले वाले केसेस थे कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन फाई से छोटा है ना, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज लेसर देन फाई, तो क्या होगा? मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को PE लिख रहा हूँ. ठीक है, शॉर्ट करके. वैसे पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी लिखते हैं, इसको ऐसा करता हूँ, पूरा लिख लेता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. भाई ये हम देख ही चुके हैं, रेड वाली डाली थी तो कोई फोटो करंट नहीं बहा. ठीक. अच्छा, अगर मान लो EP इज जस्ट इक्वल टू, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड. ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व होगा इसमें. और अगर EP ग्रेटर देन 5 हो गया, अगेन जो पहले हमने 2-3 केसेस देखे ना, ये तुम्हारा ब्रेकिंग ऑफ या डिसोसिएशन एनर्जी वाला है ना, वो सारे के सारे यहाँ पे भी दिखेंगे. देखो EP ग्रेटर देन 5 तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड. वो तो है भाई, वो तो दिखेगा ही. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड और साथ में एंड रिमेनिंग एनर्जी is converted into kinetic energy. ठीक है, तो एक एक करके लेते हैं. इस वाले केस को तो हम देख ही चुके हैं, इसमें तो हमें कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट दिस. ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन एग्जैक्टली इक्वल टू दैट मिनिमम एनर्जी ऑफ दैट एनर्जी ऑफ द रेडिएशन विच हैज मिनिमम एनर्जी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू बी ऑब्जर्व. इतनी एनर्जी होनी चाहिए इन फोटॉन्स की.
क्लियर है? अच्छा जी, नाउ दिस EP, नॉट दिस EP, अगर हम देखें इज इक्वल टू H न्यू, तो अगर ये एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है, अगर ये एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जाएगा, तो ये भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, ये भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे ये इफेक्ट देखा जाएगा। तो दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। ठीक है जी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। ठीक, अच्छा मैंने तुम्हें बता चुका हूं जब एनर्जी मिनिमम होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं hc/λ, तो दिस लैम्डा वुड बी मैक्सिमम, तो हम क्या कहेंगे इसको, दिस इज दी थ्रेशहोल्ड। ध्यान रखना जब भी कभी वर्ड थ्रेशहोल्ड यूज किया जाएगा, जब भी थ्रेशहोल्ड वर्ड यूज किया जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, लिमिट की बात हो रही है। और लिमिट क्या होती है, तो मैक्सिमम लिमिट होती है या मिनिमम लिमिट होती है ना। तो थ्रेशहोल्ड मतलब कोई तो भी लिमिट की बात कर रहा है वो, है ना, डिपेंडिंग ऑन कि वो मिनिमम लिमिट है या मैक्सिमम लिमिट है। जैसे इसमें क्या है, मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए तभी तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जाएगा, और यहाँ पे मैक्सिमम इतना वेवलेंथ होना चाहिए तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें लिखो, यहाँ पे हेडिंग डालो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ करके हेडिंग डालो और लिखो सिंस phi is the work function of the metal, since phi is the work function of the metal and the radiation should have minimum energy equal to phi, that means the radiation must have a minimum frequency for the photoelectric effect to be observed. That means the radiation must have some minimum frequency minimum frequency for the photoelectric effect to be observed. That minimum frequency for which the photoelectric effect is observed, is called threshold frequency. It is denoted by nu naught. ठीक है, it is denoted by nu naught. ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज लिखो, similarly since the energy should be minimum, the lambda or the wavelength should be maximum. Similarly, since the energy is minimum, the wavelength should be maximum. That maximum wavelength for which photoelectric effect is still observed is called threshold wavelength, and it is denoted by lambda naught. ठीक, तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं that phi, भाई ये जो EP एनर्जी है that is actually equal to phi, है ना। हम किस वाले केस की बात कर रहे हैं, कि जस्ट उतनी ही एनर्जी है जिस पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, दैट मींस EP इज इक्वल टू phi। तो हम ये लिख सकते हैं दैट phi इज इक्वल टू H न्यू नॉट एंड या इक्वल टू HC/λ नॉट। ये ध्यान रखना भाई, ये फॉर्मूला बिल्कुल एकदम भूलेगा नहीं, है ना, प्यार के जैसे भूलना नहीं बिल्कुल इसको। ठीक है जी, ओके, नाउ दैट यू नो इट नाउ। तो एक चीज़ और देख लेते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी का बात किया था। ठीक है, इस पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं इधर मिटा रहा हूँ भाई, यहाँ पे समझाएंगे तुमको ज़रा। ठीक है जी, मैंने सब लिखवा दिया तुमको, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ब्ला 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 ब्ली 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 ब्लू ब्लू ब्लू। ठीक है जी, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट देन अगेन आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी, अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, इन दोनों के भी आयनाइजेशन एनर्जी मैंने ऐसे समझाया था ना भाई, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है कि नहीं है, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है तो क्या होगा, इनको दूर कर पाने के लिए, दूर ले जाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। लेट्स से कि वो एनर्जी जो है वो हमने प्रोवाइड कराई एक फोटोन द्वारा। तो तुम ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा होगा, ऐसे मेटल होगा, मेटल में ऐसे एक न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन होगा, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा जिसको तोड़ने के लिए हमें एक फोटोन की जरूरत होगी। सेम यही चीज़ आ रही है, कैन यू रिलेट। तो अगर तुम देखो कि इसको तोड़ने के लिए हमने क्या बोला था कि कितनी, मतलब मिनिमम कितना एनर्जी होना चाहिए फोटोन का, जितनी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, जितनी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। तो तुम देख सकते हो कि मिनिमम एनर्जी ऑफ दी फोटोन शुड बी इक्वल टू इट्स आयनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ पे क्या है, सॉरी दोबारा से बोल रहा हूँ, मिनिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन शुड बी इक्वल टू इट्स आयनाइजेशन एनर्जी for this electron to go out of the influence of this nucleus. Same way यहाँ पे क्या है कि इस फोटोन की मिनिमम एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए। तो both the things are basically the same। यहाँ पे हम उस मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन कह रहे हैं और यहाँ पे हम उस मिनिमम एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है, तो तुम ये लिख सकते हो, ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द
nucleus, the electron and the nucleus, there is a potential energy developed between the nucleus and the electron. To separate both of them, we need some energy, and the minimum energy required to separate them is called the ionization energy of the metal. So comparing this case, the case of ionization energy and photoelectric effect, we can say that ionization energy is actually equal to the work function of the metal. ठीक है, तो यहाँ से हमने establish कर लिया that ionization energy is the same as work function of the metal. ठीक है, ठीक. So lower the ionization energy, lower the work function, and better the photoelectric effect observed, and vice versa, and better the photoelectric effect observed and vice versa. Now ये सब चीज़ें हो चुकी हैं. यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, phi equals to h nu naught and h upon lambda. ठीक है जी. तो अब इसके ऊपर कुछ do I have a question? ओके, एक आधा क्वेश्चन करते हैं पहले. मिनिमम एनर्जी, ठीक है जी. लेट्स डू अ क्वेश्चन. हमारे पास एक मेटल है, उसका फाई हमें दिया गया है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अच्छा, इसमें हमसे पूछ रहा है न्यू नॉट एंड लैम्डा नॉट निकालो. तो क्या करना है यहाँ पे, या तो तुम क्या कर सकते हो, ये फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट लगा दो, या फाई इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा लगा दो. मैं तुम्हें एक दूसरा तरीका दे रहा हूँ. जैसे हमें याद होगा, हमने ई इक्वल्स टू क्या लगाया था, 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम. सेम चीज़ लगा दो. ई की जगह क्या रखना है हमको, फाई, और न्यू नॉट यहाँ पे न्यू नॉट रख देना. तो क्या जाएगा, फाई इक्वल्स टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 3.1 ही है ना, ठीक है. और ये कितना है, 12400 अपॉन लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम. ठीक है, ये लैम्डा नॉट को इधर ले आओ, और ये कितना जाएगा, 12400 अपॉन 3.1, और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होता है. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कट गया. ये एंगस्ट्रॉम में आएगा. अगर तुम 3.1 डाल रहे हो तो कितना हो जाएगा, 1 2 12 4000 आ जाएगा ये. ठीक है, तो यहाँ पे अगर लैम्डा नॉट की बात करोगे तो दिस इज 4000 एंगस्ट्रॉम. अगर ये 4000 एंगस्ट्रॉम आ गया तो तुम अब न्यू नॉट कर सकते हो. न्यू नॉट इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा नॉट, विच इज 3 × 10⁸ अपॉन 4 × 10⁻⁻7 है ना. ये तो 4 × 10⁻⁷ 0.75 8 7 15, तो ये होगा 7.5 × 10⁻13 हर्ट्ज. नहीं 14 आएगा. ठीक है जी, ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हो गई. गॉट इट. ओके, अब अगर तुम इसमें ध्यान से देखो, अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ तुमको, चलो ये हो गया. अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ, मैं कहता हूँ लैम्डा इक्वल्स टू, यही सेम क्वेश्चन है. अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये नहीं, मैं तुम्हें एक लैम्डा दे रहा हूँ या एक रेडिएशन दे रहा हूँ विद लैम्डा 4200 एंगस्ट्रॉम. मैं पूछ रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ऑब्जर्व होगा कि नहीं होगा. तो कैसे पता चलेगा ये, ठीक. या तो तुम क्या करोगे, इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करो. अगर इससे कम आ रही है तो डेफिनेटली. लेकिन तुम अभी पिछले क्वेश्चन में देख चुके हो कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थी वो 4000 एंगस्ट्रॉम था, और वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसके लिए ये इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा. ठीक है, लेकिन क्योंकि ये उस मैक्सिमम से भी ज़्यादा है, दैट मीन्स नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड. तो इस केस में नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड. और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा मैक्स, नो पीई इफेक्ट. ठीक है, और अगर लैम्डा इज लेस देन लैम्डा मैक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यस, ठीक है जी, ये ध्यान रखो. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले इसको नोट डाउन करो फिर बताता हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दैट दिस इज अ 1-to-1 इफेक्ट. 1-to-1 इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, देखो मान लो कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी इन्फ्लुएंस से निकलने के लिए 10 या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इसकी इन्फ्लुएंस से निकलने के लिए. मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले 2 फोटॉन्स है. तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये दोनों के दोनों मिलके इसको निकाल पाएंगे. ठीक है, तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इसके इन्फ्लुएंस से निकलने के लिए चाहिए, इसको हम कह सकते हैं दिस इज फाई. ठीक है, दिस इज फाई. और क्योंकि जो फोटोन है, जो हमारे पास फोटोन है, उनकी एनर्जी फाई से कम है, तो डेफिनेटली हमने जो अभी तक देखा है उसके हिसाब से देयर शुड बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और होता भी नहीं है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ से हम क्या निकाल सकते हैं, वो ये है कि देखो, क्योंकि एक छोटे या एक से ज़्यादा फोटॉन्स
मिल के इस इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली दिस फोटोन एज वेल एज दिस इलेक्ट्रॉन, दीज बोथ ऑफ दीज आर बिहेविंग लाइक पार्टिकल्स। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा एनर्जी वाला एक फोटोन आता है, और लेट्स से कंचे खेले कभी, कंचे देखें, ठीक है, ऐसे एक कंचा रखा है, दैट इज लेट्स से इलेक्ट्रॉन है, और एक दूसरा कंचा आया, दिस इज द फोटोन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा एनर्जी है, ये टकराया इससे, और टकराया, जैसे ही टकराया तो तब इसको उठा के ले गया, ठीक है, तब इसको उठा के ले गया। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी थी। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन वाला छोटा सा कंचा आया और उससे टकराया तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, और साइमल्टेनियसली नहीं टकराएंगे। कहने का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन से एक से ज़्यादा नहीं टकराएंगे, और एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा अगर उसके पास एनर्जी उसके मतलब इलेक्ट्रॉन के या मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा हुई तो। 1 फोटोन, इसको लिख लो इंपॉर्टेंट करके ऐसे नोट बना के, दिस इज अ 1-to-1 फिनोमिना, दैट मीन्स 1 फोटोन विल बी एबल टू टेक आउट, दैट मीन्स 1 फोटोन विल बी एबल टू टेक आउट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम। this means that no two photons of lower energy will be able to take out 1 electron, hitting it 1 by 1, ठीक है, that is there। second चीज क्या है, this particular phenomena establishes the particle nature of light, this particular phenomena establishes the particle nature of light। ये कैसे, मैंने बताया ना, इस दोनों को कंचे के जैसे अज्यूम करो, तो इससे कंचे से कंचा टकराएगा तभी ये उसको लेके बाहर जा पाएगा, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे की बात करते हैं भाई, ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे वर्क फंक्शन था, अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, जो हमने यहाँ पे ये इसकी बात करते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये इनकी बात करते हैं। तो सिंपली तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि जो रिमेनिंग एनर्जी है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो रिमेनिंग एनर्जी क्या है, जितनी फोटॉन्स की एनर्जी थी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो अगर मैं EP को h न्यू मानता हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, h न्यू नॉट, तो यहाँ पे क्या जाएगा h न्यू माइनस न्यू नॉट। और अगर मैं इनको लैम्डा के टर्म्स में देखूँ तो क्या आएगा, h न्यू नॉट HC अपॉन लैम्डा नॉट, ये क्या जाएगा HC इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा। और तुम देख ही रहे हो कि यहाँ से भी हम वो मिनिमम मैक्सिमम वाला प्रूव कर सकते हैं। देखो ये लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट किसके इक्वल आ रहा है एक्चुअली में, h न्यू माइनस न्यू नॉट जो आ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ रहा है। और काइनेटिक एनर्जी विल नेवर बी नेगेटिव, जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी। दैट मीन्स दिस नीड्स टू बी जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो अगर ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है तो हम यहाँ से देख सकते हैं दैट न्यू विल हैव टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन न्यू नॉट। न्यू विल ऑलवेज हैव टू बी ग्रेटर देन न्यू नॉट फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड। अगर न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। अगर इसी को भी हम देखें, इस वाले को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन लैम्डा नीड्स टू बी ग्रेटर देन, अगर ये ग्रेटर देन जीरो हुआ, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन जीरो हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन ये इस तरीके से आ जाएगा। तो तुम देखोगे लैम्डा नॉट विल बी ग्रेटर देन लैम्डा, मतलब जो भी हम वेवलेंथ वाली लाइट यूज करेंगे वो वेवलेंथ जो शुड बी ऑलवेज लोअर देन द मैक्सिमम वेवलेंथ विच इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ से भी ये प्रूव हो रहा है। ओके, होपफुली इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी अपने आप। एक सेकंड देख लेते हैं भाई, ठीक है, गुड इनफ है, नॉट बैड। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, एक बारी एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। लैम्डा इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर, ठीक है। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है कि लैम्डा इक्वल टू 300 नैनोमीटर का हमारे पास एक रेडिएशन है और इसका फाई जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो ये पूछ रहा है हमसे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EP माइनस फाई होता है, फाई तो हमें दिया ही हुआ है। EP को हम क्या लिख सकते हैं, HC अपॉन लैम्डा माइनस 3, या फिर इसको अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो क्या लिख लेंगे, 00 अपॉन 3000, क्योंकि ये 300 है ना, तो इसको एंगस्ट्रॉम में डालेंगे तो 3000 हो जाएगा। ये कितना आएगा, 4.1 आ जाएगा ये, माइनस 3, दैट मीन्स 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट, तो सिंपल इस तरीके से आ जाएगा। गॉट इट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इन तीनों में क्या है, इन तीनों में से कोई 2 दे देगा किसी तरीके से और एक निकालने को बोलेगा। सिंपल ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल से एक लाइन वाले। स्कूल में भी ये चीज़ें आ सकती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, स्कूल के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखो भाई, यूँ समझो कि जैसे ये फोटॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, ये सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा कुछ है। अब इन पे आके लाइट लगेगी
लाइट लगेगी, लाइट लगेगी, लाइट लगेगी, लाइट लगेगी, लाइट लगेगी, तब जाके बाहर निकलेंगे। तो ये सारे के सारे एग्जैक्टली ऑन द सरफेस थे, तो जब इन पे इनफ एनर्जी वाली रेडिएशन पड़ा, लाइट पड़ी, तो ये आराम से निकल गए। लेकिन जो यहाँ पे होंगे, जैसे इनके पीछे या उससे नीचे या उससे नीचे, जब उनके ऊपर रेडिएशन पड़ेगा तो उनको निकलने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? उनके आगे तो और भी एटम्स हैं, तो उनसे लड़ते भिड़ते हुए निकलेंगे तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी वहाँ पे लूज कर सकते हैं, ठीक। तो दैट मीन्स जो यहाँ पर हमने एनर्जी कैलकुलेट करी है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला आया था के इक्वल्स टू EP माइनस 5, ठीक है, दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली फॉर के ई मैक्स। मतलब ऐसा हो सकता है दैट देर आर सम इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच हैव एनर्जी लोअर देन के ई मैक्स, ठीक है। तो इसमें लिख लो देयर माइट बी सम इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ये हेडिंग डालना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और उसमें लिखना देयर माइट बी सम इलेक्ट्रॉन्स विच माइट हैव एनर्जी लोअर दैन दी kinetic energy lower than the maximum kinetic energy according to this phenomena, this formula, because the electrons on the surface, can go out easily, and hence can have all the remaining energy as kinetic energy, but the electrons below the surface will have to take some more energy to get out of the metal, and hence will have kinetic energy a little lower than the remaining energy, ठीक है, a little lower than the remaining energy। तो हम ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो एक्चुअली में इन दो लिमिट्स के बीच में रहेगी हमेशा, ठीक है। जीरो क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जिनके ऊपर फोटोन पड़ेगा और वो निकल तो जाएंगे अपने ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से, आयनाइज तो हो जाएंगे, लेकिन वो बाहर निकलते निकलते अपनी सारी एनर्जी लूज कर देंगे, बिकॉज दे विल बी कोलाइडिंग विद अदर एटम्स एंड व्हाट नॉट, ठीक। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि कोई निकल तो जाए लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर भी जीरो रहे। तो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो हमेशा के ई मैक्स पे होंगे, चाहे वो बोले चाहे ना बोले। बोलेगा तो अच्छी बात है, नहीं बोलेगा तो अज्यूम करना है। क्लियर होगी बात? तो ऐसा करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब फॉर्मूलाज ठीक है, चलो ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर फिनोमेना विच इज कॉल्ड इंटेंसिटी। अभी इंटेंसिटी की बात करते हैं भाई। इंटेंसिटी क्या होती है? पहली बात तो ये समझो, इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एक मिनट इसकी हेडिंग डाल लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, भाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड या स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक जैसे अगर तुम बल्ब की बात करते हो या CFL या ये जो भी LEDs आजकल आ रहे हैं, तो जब कभी भी वो ज़्यादा ग्लो करती है तो हम कहेंगे कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट हैज़ इंक्रीज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट तुम्हारी आंखों में पड़ रही है अभी उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स विच वर कमिंग या स्ट्राइकिंग योर आईलिड कह रहा हूँ, स्ट्राइकिंग द रेटिना ऑफ योर आई हैज़ इंक्रीज्ड। पहले मान लो 100 फोटॉन्स आ रहे थे, अब तुमने लाइट की ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दी, इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा दी, तो अब 200 आने लग गए। तो जब 200 आएंगे तो हमें लाइट थोड़ी सी ज़्यादा दिखेगी और डेफिनेटली उनकी टोटल एनर्जी भी ज़्यादा ही होगी, है ना। तो इंटेंसिटी को लिखो, intensity of a radiation is the number of photons falling on the metal surface per unit area per unit time, ठीक है। अच्छा, फोटो करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस इंटेंसिटी से। कैसे? देखो, अब यहाँ पर जो करंट है वो चार्ज का ट्रांसफर है, और चार्ज ट्रांसफर कौन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में घूम रहे होंगे उतना ज़्यादा करंट होगा, हाँ है ना। अच्छा, अब मैं बता चुका हूँ कि 1-to-1 फिनोमेना होता है, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ 1-to-1 फिनोमेना। मान लो एक मोमेंट पे 10,000 फोटॉन्स टकरा रहे हैं, मतलब इनफ एनर्जी है, मतलब तुम्हारा न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है, ये मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक। 10,000 इलेक्ट्रॉन्स, 10,000 फोटॉन्स टकरा रहे हैं उस मेटल सरफेस पे, तो क्या होगा? 10,000 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे, तो 10,000 इलेक्ट्रॉन्स के जो चार्ज कंट्रीब्यूट करेंगे या जो करंट कंट्रीब्यूट करेंगे, दैट विल कम आउट टू बी योर फोटो करंट, ठीक है। अब मान लो मैंने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, मैंने 10,000 की जगह 1 लाख कर दिए, मैंने 10,000 की जगह 1 लाख कर दिए। अब 1 लाख करने का मतलब क्या हुआ कि 1 लाख फोटॉन्स जब इससे टकराएंगे पर सेकेंड, तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अभी 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जो पहले वाला केस था जिसमें 10,000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब इसके 10 टाइम्स इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो जो फोटो करंट होगा वो भी 10 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंपल है ना। तो इसको लिखो, फोटो करंट इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ
द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रेडिएशन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है। हायर द, या यूँ कह लो कि आई पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी आई, ठीक है। हायर द आई इंटेंसिटी, हायर द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है जी। ये क्लियर होगी बात। अब ये कैसे है ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस, कंपेयर करने के लिए कराते तुम्हें क्वेश्चन। लेट्स से इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज 10⁻20, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज 10⁻20 फोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, या यूँ लिख लो इसको, पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। फॉलिंग ऑन अ प्लेट, मेटल प्लेट ऑफ एरिया या ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशन क्या है उसके प्लेट की 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। अब तुम बोलोगे सर हाइट की नहीं बताओगे, तो हाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। तो वो बोल रहा है कैलकुलेट द फोटो आईपी, मतलब फोटो करंट, ठीक है जी, ओके। नाउ इसको करते हैं। अगर I इक्वल्स टू 10⁻20 है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, देयरफॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे आएंगे भाई, जो कि एक्चुअली में फॉलो कर रहे होंगे, वो फॉलो कर रहे हो फॉल कर रहे होंगे ऑन द मेटल सरफेस पर सेकेंड, वो कैसे आएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी I इंटू एरिया। एरिया कितना है इसका 10⁻20, तो ये हो गया, एरिया कितना हो गया इसका 0.1 मीटर्स इंटू 0.1 मीटर्स, कितना जाएगा 10⁻18 पर सेकेंड। ये इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ जो फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी है फॉल करने की, वो हो गई, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि अगर फोटॉन्स इतने हैं, क्योंकि 1-to-1 फिनोमेना है एंड वी हैव अज्यूम्ड कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया जा रहा है, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 10⁻⁻ पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन्स का इतना है, तो करंट कितना हो जाएगा अब, आई पी विल बी इक्वल टू क्यू, मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हो जाएगी। मतलब इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूँ तो करंट आ जाएगा, सिंपल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना ये, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻18, ठीक है, तो कितना आएगा 0.16 एम्पियर, ठीक है जी। अगर मान लो मैं इसी चीज़ को तुम्हें वो प्रूव करने के लिए कि दैट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं इसको कह देता हूँ नेक्स्ट सवाल में, इसको 21 कर देते हैं। टेल मी व्हाट इज़ द करंट नाउ। तो अगर इसको 10 कर दिया, यहाँ पर ये भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये भी 19 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 19 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 19 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1.6। तो तुमने फ्रीक्वेंसी को 10 टाइम्स किया, तो इसका करंट भी 10 टाइम्स हो गया। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अगर तुम्हें फॉर्मूला लिखना है इसका इंटेंसिटी और आईपी का, तो वो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक। द फॉर्मूला विल बी आई पी इज इक्वल्स टू आई इंटू एरिया ऑफ द प्लेट इंटू ई। ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम एक फॉर्मूला लिख सकते हो, कभी इस पर क्वेश्चन आए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ओके, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। इसमें लिख लो इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक। ये इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसको देखो ध्यान से। इंटेंसिटी की हमने बात करी, तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात करी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी की, एक मिनट, हाँ, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी किससे आएगी, फ्रीक्वेंसी से। तो ये समझो इसको इस तरीके से, इसको इनफैक्ट काइनेटिक एनर्जी नहीं, फ्रीक्वेंसी की बात होनी चाहिए, नॉट काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी। लाइट, जब भी हम कोई सी भी लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, तो हम उसके 3 फैक्टर्स बताते हैं उसके बारे में। उसका एक तो फ्रीक्वेंसी क्या है और उसकी वेवलेंथ क्या है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ तुम्हारी सीधे सीधे एनर्जी की बात कर सकती है, या इनफैक्ट अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो हम उसकी वेवलेंथ और उसकी एनर्जी दोनों निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी एक चीज़ हो गई और दूसरी चीज़ हो गई उसकी इंटेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा काइनेटिक एनर्जी को डिटर्मिन करेगी एंड दिस विल डिटर्मिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट। तो लिखो एनी रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, एनी रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस has two prime properties. One is frequency and another one is intensity. One is frequency, another one is frequency and intensity, ठीक है। Frequency of the radiation will determine the kinetic energy of the, या maximum kinetic energy of the electrons ejected,
या फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड द इंटेंसिटी विल डिटर्मिन द फोटो करंट, विल डिटर्मिन द फोटो करंट। Kinetic energy has nothing to do with intensity. Kinetic energy has nothing to do with intensity. This can be shown through a graph. ये point लिखना, kinetic energy has nothing to do with intensity, और ये ग्राफ बना लेना इस तरीके से। This is kinetic energy and this is intensity I। और अगर तुम ये देखो किसी भी पर्टिकुलर स्केल तो ये के मैक्स है, ठीक है। दिस इज पैरेलल टू दिस, इट हैज़ नथिंग टू डू विद इंटेंसिटी, गॉट इट। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये जो ग्राफ होगा इट विल बिकम समवॉट लाइक दिस। यहाँ पे मान लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से वेरी करती है। इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस, बट क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट लेस देन जीरो, ठीक है, तो नॉट नेगेटिव, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू है इसकी, और ये न्यू क्या होता है इस वक्त, न्यू नॉट। तुम देख ही चुके हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। तो एच न्यू नॉट, अगर एच न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट आ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। जीरो किस टाइम पे होती है, जब एक्जैक्टली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो दीज आर द टू फिगर्स या ग्राफ्स बेस्ड ऑन विच यू कैन सी ये किस तरीके से है। और अगर तुम्हें इससे पहले वाला इंटेंसिटी और आईपी का बनाना था तो तुम इस तरीके से बना सकते थे कि इंटेंसिटी और आईपी जो होगी इस तरीके से कुछ वेरी करेगी, ठीक है। ये इंटेंसिटी हो गई और ये हो गया आईपी। तुम इसको आई ले सकते हो, इसको आईपी ले सकते हो, ठीक है, और यार आईपी। तो इनके बीच में ये ग्राफ था, गॉट इट। तो ये तीनों ग्राफ्स तुम वो करो, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। और एक लास्ट चीज़ है, डू वी हैव अनदर, हाँ वी हैव स्टॉपिंग पोटेंशियल एज वेल एंड हाउ मच टाइम हैज गॉन बाय 45 मिनट्स, यस वी हैव टाइम। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ग्राफ सारे बना लो। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेट्स से के मैक्स जो दिया है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, और लैम्डा हमें दिया है 4133 एंगस्ट्रॉम। तो वो कह रहा है कि मुझे फाई, लैम्डा नॉट और न्यू नॉट एंड लैम्डा नॉट तीनों निकाल के दो, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले जैसे ये जो हमें दिया गया है दिस विल करस्पॉन्ड टू ई पी, दिस विल करस्पॉन्ड टू ई पी, और ये काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम। देयरफॉर जैसे हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई पी माइनस 5 होता है, तो 5 विल बी इक्वल टू ई पी माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये तो हमें दी हुई है, ये हमें निकालनी है। कैसे निकलेगी भाई, हमें इसका वेवलेंथ दिया है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हमें निकालनी होगी तो क्या आएगी, अपॉन 4133 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ये कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तुम देखो तो ये कितना आएगा, ये 3 टाइम्स आ रहा, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फाई तुम्हारा आ चुका है, फाई आ गया है, फाई आ गया तो तुम एच न्यू करके निकाल सकते हो न्यू नॉट, और इस तरीके से, या रादर तुम ऐसा करो, इसको एग्जैक्टली इक्वल रख दो किसके 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। यहाँ से तुम्हारा ये क्या है 1 आ गया, 1 इक्वल्स टू 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम क्या जाएगा 12400, ठीक है। यहाँ से लैम्डा नॉट आ गया, अगर ये लैम्डा नॉट आ गया तो तुम्हारा न्यू भी आ जाएगा, ठीक है, न्यू नॉट भी आ जाएगा। अब फोटो करंट में वी हैव ऑलरेडी सीन फोटो करंट, नंबर ऑफ इंटेंसिटी ब्ला ब्ला स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है जी। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट थिंग विच इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिख लो स्टॉपिंग पोटेंशियल। हालांकि ये तुम्हारी केमिस्ट्री में कमी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, लेकिन आए हैं क्योंकि इसलिए मैं ये तुम्हें करा रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा फिजिक्स में भी स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा, तो इसे वैसे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगैन उसको लेट इट बी। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है, दिस इज नेगेटिव प्लेट, दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, और इन दोनों के बीच में x वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा है, तो तुम्हें याद होगा मैंने ये कराया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं x वोल्ट के थ्रू पास कर दूँ, ठीक है, x वोल्ट के पास थ्रू पास कर दूँ, तो एनर्जी ऑफ, यहाँ पे लिखना एक बारी, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल हेडिंग डाल देना भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर तुम यहाँ पे हेडिंग डाल दोगे तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आया कैसे था, देखो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू ई एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। x इज दी, यूँ कह लो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू q इंटू वी। q क्या है इसका, E है, q क्या है इसका, E है, और v कितना हो गया इसका x, तो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। यहाँ पर पहुँचा जब ये, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई मान लो, है ना।
यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? एग्जैक्टली जो ये है, ठीक है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं पूरा डेरिवेशन करा चुका हूँ, तो ये याद रखना चाहिए तुमको। अगर यहाँ से यहाँ तक के यूँ समझ लो कि किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू अगर तुम किसी चार्ज को लेके जा रहे हो तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू q इंटू v। v इज द वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड q इज द चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। तो यहाँ पे चार्ज ऑन द पार्टिकल इज 1e, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो ये आ जाएगा x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में x इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है जी। अच्छा ठीक, मान लो यही चीज़ तो इसको लिख लो, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज पुट इन टच, सॉरी, if an electron is put in such a structure या in such a situation, the kinetic energy imparted to it will be x electron volt और when इसको, इसी चीज़ को एक दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, आगे जब भी होगा तो इसी तरीके से बोला जाएगा। when an electron is accelerated through a potential difference of x volts, its kinetic energy becomes x electron volt, ठीक है जी। यही चीज़ मैंने दूसरे तरीके से बोली है। बट इफ़ वी आस्क द क्वेश्चन अ लिटिल डिफरेंटली, लिखो, बट इफ़ वी आस्क द क्वेश्चन अ लिटिल डिफरेंटली, हम क्या करें? हम कोई तो भी चार्ज, यूँ समझो, ये इसको पॉजिटिव कर दिया और इसको नेगेटिव कर दिया, और यहाँ पर हमने v वेलोसिटी से आते हुए एक इलेक्ट्रॉन को फेंका, ठीक है जी। तो लिखो, बट इफ वी आस्क द क्वेश्चन अ लिटिल डिफरेंटली, इफ अ चार्ज q, चलो इसको इलेक्ट्रॉन ना मान के चार्ज q मान लेते हैं, क्योंकि मैं जेनेरिक अगर निकाल दूंगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमेशा कर ही सकता है। इफ अ चार्ज q मूविंग एट अ वेलोसिटी v, and has a mass m is tried to stop using this potential difference, then what will be the minimum potential difference? यहाँ पर minimum potential difference कितना होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन ये चार्ज रुक जाए, जस्ट रुक जाए, ठीक है। what will be the minimum potential difference between the plates that will stop this charge, ठीक है। तो उसे जानने के लिए ऐसे समझो कि यहाँ पर इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, मान लो अभी के लिए के ही है, हालांकि के इक्वल्स टू 1/2mv या mv² है, लेकिन इसको नहीं अभी के ही मानो। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं है, दिस विल बी इक्वल टू q इंटू वी मतलब जो इसका वो स्टॉपिंग पोटेंशियल था, मतलब जिस पोटेंशियल पे के होने से ये स्टॉप हो गया, जस्ट स्टॉप हो गया, तो उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो ये Vs हो गया और इसको Q तो है ही, तो Q इंटू Vs हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो होगी क्योंकि V इक्वल्स टू स्मॉल v, मतलब द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू 0, इट हैज स्टॉप नाउ। तो अगर स्टॉप हो गया तो K इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक। तो अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इक्वल्स टू हाफ mv² है, या अगर हम देखें टोटल एनर्जी एट A और टोटल एनर्जी एट B, तो टोटल एनर्जी एट A शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू Q इंटू Vs, ठीक है। तो अगर हम देखें तो Vs विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन Q, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अच्छा, और अगर मान लो यही चीज़ मैं किसी भी रैंडम पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी v है और मास m है, तो Vs विल बी इक्वल टू हाफ mv² अपॉन Q आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो यही एनर्जी जो इसको मिली है वो ये फोटो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन में क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी उसको मिलती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट इज बिकॉज ऑफ द फोटोन एमिटेड, फोटोन जो उसको स्ट्राइक करता है। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? सर इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कितना आता है भाई? EP माइनस फाई, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में अगर हम देखेंगे, मान लो ऐसे समझो कि हमने यहाँ से एमिट तो करवाए, लेकिन हमने इसकी एनर्जी जानने के लिए इस तरीके का एक कॉन्ट्रैप्शन बनाया जिसके थ्रू हमने उस इलेक्ट्रॉन को पास कराया और रोक लिया। तो रोकने के लिए ये जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू EP आएगा, तो Vs विल बी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या रख देंगे? EP माइनस फाई। अच्छा, Q चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू E होता है, तो इस केस में ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी इक्वल टू दीज टू थिंग्स, या तो इसके इक्वल होगा या इसके इक्वल होगा, डिपेंडिंग ऑन कि मतलब जिसकी भी तुम बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या था क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख लो। इट इज द मिनिमम पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे लिखना, उसमें डेफिनेशन लिखो उसकी। इट इज द
it is the minimum potential difference, it is the minimum potential difference between the plates required to stop a charge with mass m and velocity v. ठीक है, got it? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं फिर एक आधा. What is the question? ठीक है जी भाई, हमारे पास है लैम्डा इक्वल्स टू, क्वेश्चन है लैम्डा इज इक्वल्स टू 2480 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, और हमारे पास जो लैम्डा नॉट दिया है, लैम्डा नॉट क्या हुआ, लैम्डा नॉट इज दी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दिस इज इक्वल टू 6200 एंगस्ट्रॉम. ठीक, तो कह रहा है Vs निकालो. तो सिंपल सी बात है, अभी ये लैम्डा दिया है मतलब ये EP की बात कर रहा है. ठीक है, और ये क्या है, लैम्डा नॉट पे फाई की बात कर रहा है. तो अगर हम तुम्हें ध्यान होगा, काइनेटिक एनर्जी वॉज इक्वल टू EP माइनस फाई या HC अपॉन ये 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट. तो इसको अगर लिखना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा तो हमें आसानी होगी. इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में अगर मैं EP को निकालूँ तो क्या जाएगा, EP को निकालेंगे 12400 अपॉन 2480 माइनस 12400 अपॉन 6200. तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 5 टाइम्स आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो जो Vs है स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब सॉरी Vs इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन E चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन. कितना आएगा ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया 3 वोल्ट आ जाएगा. तो 3 वोल्ट इज दी स्टॉपिंग पोटेंशियल. गॉट इट? नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. ये फाइनल क्वेश्चन है. ठीक है, इसको पूरा का पूरा मिटा देते हैं. ठीक है, अल्फा पार्टिकल ट्रैवलिंग, एक अल्फा पार्टिकल है. ठीक है, इसका मास जो है वो m अल्फा है, वेलोसिटी जो है v अल्फा है. ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर. ठीक है, और ये कह रहा है अच्छा इसको स्टॉप करने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो Vs है, देयरफॉर v अल्फा क्या होगा वो ये पूछ रहा है. तो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू Q इंटू Vs. यही तो होगा भाई. काइनेटिक एनर्जी Vs अभी क्या आया था, Vs इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन Q आया था कि नहीं आया था, हमने फॉर्मूले में देखा था. सिंपल फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, Vs तो Vs ही रहेगा अपॉन काइनेटिक एनर्जी हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर अपॉन Q. चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ट्वाइस 2 होता है, प्लस 2 चार्ज होता है, तो 2 इंटू E आ जाएगा. तो ये क्या आएगा 2E Vs इक्वल्स टू हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर. तो अगर तुम देखो तो v अल्फा क्या जाएगा, v अल्फा विल बी इक्वल टू 4E Vs अपॉन m अल्फा का अंडर रूट. ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे चार्ज 2E नहीं होता तो तुम यहाँ पे बस 2E की जगह Q लिख देते. तो इन जनरल ये फॉर्मूला क्या जाएगा, v अल्फा इन जनरल ऐसे लिख लेना है. इन जनरल v अल्फा इज इक्वल्स टू 4 नहीं 2Q इंटू Vs अपॉन m. v अल्फा नहीं v, दिस v इज वेलोसिटी. ठीक है, v इज वेलोसिटी. तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया भाई. ठीक है.